दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल यूनिवर्स क्लासेस में। आज का ये जो वीडियो है वो बिहार DLED का जो प्रीवियस क्वेश्चन था साइंस का 18 सितंबर 2022 का जो पेपर हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। जो प्रीवियस ईयर होगा 2022 का, जो 20 प्रश्न होंगे, क्योंकि बिहार DLED में साइंस के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है। तो एक्टोडर्म क्या होता है, तो एक्टोडर्म के बारे में हम लोग समझेंगे कि एक्टोडर्म होता क्या है। तो एक्टोडर्म उसे कहते हैं, एक्टोडर्म में मतलब इसमें कोशिका विभाजन बहुत कम होता है। ठीक है, तो एक्टोडर्म कहने का मतलब हुआ जिसमें कोशिका विभाजन बहुत कम हो। ठीक है, तो कोशिका विभाजन किस में कम होता है, तो तंत्रिका तंत्र सबसे कम कोशिका विभाजन किस में होता है, तो हमारे तंत्रिका तंत्र में होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो वो होता है लीवर में। कहाँ होता है, लीवर में, यानी यकृत इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। ठीक है, तो लीवर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है। तो इस प्रकार फिर से समझें कि एक्टोडर्म जिसमें कोशिका विभाजन बहुत कम होता है, तो कोशिका विभाजन किस में सबसे कम होता है, तो तंत्रिका तंत्र में। और सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन किस में होता है, तो लीवर में होता है, अर्थात यकृत में होता है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है। एक्टोडर्म मतलब जिसमें कोशिका विभाजन सबसे कम हो। सबसे कम कोशिका विभाजन किस में होता है, तंत्रिका तंत्र में। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र राइट आंसर हो जाएगा। अब एक है कंकाल पेशी उत्तक। कंकाल के बारे में समझें कि कंकाल किस चीज़ का बना होता है। तो कंकाल को हम लोग हड्डी भी बोलते हैं, हड्डी। ठीक है, और ये जो हड्डी है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, CA3PO4 के होल 2, CA3PO4 के होल 2। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। तो जो हमारा हड्डी है वो किस चीज़ का बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट, CA3PO4 के होल 2, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका उत्तक, जो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का संयोजी उत्तक कंकाल जो है, हड्डी जो है, ये संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक है कंकाल या हड्डी जिसको बोलते हैं, इसको संयोजी उत्तक भी आप बोल सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न और आता है, तरल संयोजी उत्तक
तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक कौन है? तो पहला ऑप्शन है हड्डी और दूसरा ऑप्शन है रक्त यानी ब्लड। तो आप लोग बताइए कि तरल संयोजी ऊतक कौन है? तरल संयोजी ऊतक कौन हो जाएगा बताइए? तो तरल संयोजी ऊतक हो जाएगा कौन? तो तरल संयोजी ऊतक हो जाएगा रक्त। ठीक है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, अब आप लोग आइए संयोजी ऊतक के बारे में हो गया डिटेल। पेशीय ऊतक, एक है पेशीय ऊतक। तो पेशीय ऊतक के बारे में समझिए। पेशीय ऊतक से ही हम लोग चलते हैं, अर्थात चलने के लिए। देखिए एक बार फिर से यहाँ लिख देते हैं पेशीय ऊतक के बारे में। पेशीय ऊतक, इसको आप बोल सकते हैं कि चलने के लिए उत्तरदायी है। चलने के लिए उत्तरदायी है। चलने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, चलने के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न का पूरा जो है डिटेल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो हो चुका है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कौन? तंत्रिका ऊतक, क्योंकि इसमें सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। और प्रश्न में यही पूछा है कि एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है। एक्टोडर्म का अर्थ ही होता है कि जिसमें कम कोशिका विभाजन हो। तो सबसे कम कोशिका विभाजन किस में हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। ऊर्जा दो प्रकार के, एक आप बोल सकते हैं अनवीकरणीय या आप इसको बोल सकते हैं परंपरागत। या आप इसको बोल सकते हैं पुराना। परंपरागत को ही हम लोग पुराना बोलते हैं, पुराना। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जो नष्ट होने वाला हो, नष्ट होने वाला हो या खत्म होने वाला हो। ठीक है, और एक और ऊर्जा स्रोत होता है जिसको बोलते हैं नवीकरणीय। या आप इसको बोल सकते हैं गैर परंपरागत। या आप इसको बोल सकते हैं गैर परंपरागत या अपरंपरागत। अपरंपरागत को ही हम लोग नया बोलेंगे। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं जो नष्ट ना हो, अर्थात जो खत्म ना हो। तो आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें। अनवीकरणीय समझे, इस शब्द का क्या बोला जाता है? अनवीकरणीय क्यों? अनवीकरणीय कहने का मतलब जो नवीन नहीं हो, अर्थात पुराना हो। तो अनवीकरणीय को हम लोग पुराना भी कहते हैं, परंपरागत भी कहते हैं। परंपरागत कहने का मतलब हुआ कि जो बहुत पुराना हो, जो परंपरागत रूप से चलते आ रहा है। और जो नष्ट होने वाला हो उसको बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, लेकिन इधर है नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब ही होता है नवीन, या नवीन का अर्थ होता है नया, जो नया चीज़ आया हो हमारे ब्रह्मांड में। ठीक है, गैर परंपरागत जो परंपरागत रूप से नहीं चला आ रहा हो, या उसी को बोल सकते हैं हम अपरंपरागत। और जो नष्ट ना हो, जो खत्म ना हो, उसे नवीकरणीय बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल है अनवीकरणीय का एग्जाम्पल है कोयला।
कोयला या डीजल, कोयला, डीजल, पेट्रोल, सॉरी ये पेट्रोल होगा, पेट्रोल, कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आप ले सकते हैं, केरोसिन, केरोसिन इत्यादि। ये सब जितने भी चीज़ है आप सुने होंगे कि कोयला ख़त्म हो जाएगा एक दिन, डीजल ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, केरोसिन ख़त्म हो जाएगा। तो कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ये सब जितने भी हैं वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत? अनवीकरणीय, क्योंकि ये खत्म होने वाला है, ये परंपरागत रूप से चलते आ रहा है, अर्थात ये पुराना हो चुका है। ठीक है। और नवीकरणीय में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जो नवीन हो, जैसे सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होगा, सूर्य की ऊर्जा कभी नष्ट होगा कभी नहीं, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होगा। जंगल, जंगल भी कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, जंगल ये सब जो है वो कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं इत्यादि। अगर जंगल या पेड़ पौधे नष्ट होंगे तो हमारा जीवन रहेगा ही नहीं, हमारा जीवन का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा अगर जंगल या पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो। ठीक है। तो सूर्य की ऊर्जा, जंगल, पेड़ पौधे ये सब जितने भी हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। किसके अंतर्गत आएंगे? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। तो क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय, अनवीकरणीय जो नवीन नहीं हो अर्थात पुराना हो, जो नष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो और अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो अनवीकरणीय में देखिए यहाँ क्या क्या बताया गया। अनवीकरणीय में क्या, अनवीकरणीय में कोयला आ जाएगा, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जो खत्म होने वाला है। अब आप ऑप्शन पढ़िए, जंगल, पेड़ पौधे, जंगल, पेड़ पौधे ये सब कभी खत्म नहीं होंगे अर्थात ये नवीकरणीय में है। हवा भी कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कोयला, कोयला जो है वो खत्म हो सकता है, इसलिए कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कोयला हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोपेनिक, प्रोपेनिक, प्रोपेनिक मतलब होता है जिसमें 3 कार्बन हो, प्रोपेनिक। इसका थोड़ा सा आप देख लीजिए डिस्कशन। जिसमें 1 कार्बन हो, कार्बन की संख्या 1 हो, उसको हम लोग मिथ, मिथ से स्टार्ट होता है मिथ। जिसमें कार्बन की संख्या 2 हो वो इथ से स्टार्ट होता है ईथ, इथ। जिसमें कार्बन की संख्या 3 हो मीथिथ, प्रोप हो जाएगा। जिसमें कार्बन की संख्या 3 हो वो प्रोप हो जाएगा। और जिसमें कार्बन की संख्या 4 हो वो ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट। ठीक है। तो आप नहीं सुना है कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मीथ जिसमें 1 कार्बन हो, ईथ जिसमें 2 कार्बन हो, प्रोप जिसमें 3 कार्बन हो और ब्यूट जिसमें 4 कार्बन हो। तो इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि प्रोपेनिक, प्रोपेनिक अम्ल, प्रोपेनिक, प्रोपेनिक, प्रोपेनिक अम्ल। ठीक है। तो प्रोपेनिक में प्रोप आया, प्रोप आया ना ये। तो जब ये प्रोप आया तो प्रोप में हम क्या बताएं कि प्रोप उसे बोलेंगे जिसमें 3 कार्बन हो। तो अर्थात प्रोपेनिक अम्ल में 3 कार्बन होगा। कार्बन की संख्या कितना होगा? 3 होगा, यही ना। कार्बन की संख्या 3 होगा, कार्बन की संख्या 3 होगा। अब आप ऑप्शन के अनुसार देखिए कि कार्बन 3 किस में हैं। पहला ऑप्शन है 1 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। तो ये तो ऐसे ही छट गया, ये तो कभी नहीं होगा। दूसरा में देखिए बी ऑप्शन 1 2 3, ये हो सकता है। आगे पढ़िए। सी में देखिए 1 2 3, इसमें भी 3 आ गया और बी नंबर ऑप्शन में भी 3 आ गया। और यहाँ पे बोला गया है कि प्रोपेनिक, प्रोप मतलब 3 होता है। कार्बन की संख्या कितना होता है? 3। तो ये तो बी और सी दोनों में 3 आ गया। लेकिन सी के साथ आप देखिए कि क्या लगा हुआ है। तो सी के साथ ओ लगा हुआ है, CO, CO क्या लगा हुआ है? CO। और ये जो CO है, CO वो कीटोन, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन का CO, सॉरी यहाँ पे थे हम लोग कि कीटोन का
फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CO होता है, CO। और COOH जहाँ पर भी होगा वो अम्ल का फंक्शनल ग्रुप होता है, अम्ल का फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अम्ल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। अब आप ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे देखिए बी नंबर ऑप्शन में ये CO है तो ये कीटोन का हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ये ऑप्शन भी छट गया। बी नंबर ऑप्शन में देखिए कि 3 कार्बन भी है और C के साथ एक O यहाँ भी है और एक OH यहाँ भी है, तो अर्थात C के साथ COOH आ गया, अर्थात ये अम्ल की श्रेणी में आता है। और प्रोपेनिक है वो अम्ल है, तो अम्ल के बारे में पूछा है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। जिसमें कार्बन 1 होगा वो मिथ होगा, जिसमें 2 ओइथ, 3 तो प्रोप और 4 तो ब्यूट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलिए। निम्नलिखित में से किस द्रव की वाष्पन दर सर्वाधिक होती है? वाष्पन दर सर्वाधिक होती है पेट्रोल, नाखून पॉलिश रिमूवर, एल्कोहल। तो देखिए ऐसे तो है, पेट्रोल भी है, लेकिन नाखून पॉलिश रिमूवर के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एक एसीटोन का उपयोग करते हैं हम लोग, एसीटोन का उपयोग करते हैं। ठीक है, एसीटोन। ठीक है, और ये जो एसीटोन है नाखून पॉलिश रिमूवर के रूप में हम लोग एसीटोन का प्रयोग करते हैं। और एसीटोन जो है इसको हमेशा बंद रखते हैं, बंद करके रखते हैं। अगर ये खुला रह जाएगा, एसीटोन को अगर आप खुले में रखिएगा तो ये बहुत ही जल्दी बाष्पीकृत हो जाता है, अर्थात बाष्पन की दर इसमें सबसे ज़्यादा है। किसमें? तो एसीटोन में। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, नाखून पॉलिश रिमूवर। नाखून पॉलिश रिमूवर में हम किसका उपयोग करते हैं? एसीटोन का। और एसीटोन हमेशा बंद रखते हैं, क्योंकि इसको जब आप खुला में रखिएगा तो ये बहुत ही जल्द बाष्पीकृत हो जाएगा। ठीक है, और पेट्रोल, ये आंसर तो हो जाएगा बी इसका, पेट्रोल आ गया। अब पेट्रोल के बारे में थोड़ा सा समझिए कि पेट्रोल जो है, पेट्रोल का हानिकारक अवयव, पेट्रोल का हानिकारक अवयव सीसा होता है। सीसा क्या होता है? सीसा। ठीक है, पेट्रोल का हानिकारक अवयव सीसा होता है। सीसा से कैंसर होता है। ठीक है, सीसा से कैंसर होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो पेट्रोल होना चाहिए वो सीसा रहित होना चाहिए। जिसमें सीसा ना हो वो पेट्रोल सबसे अच्छा होता है, इसलिए हम लोग सीसा रहित पेट्रोल की मांग करते हैं। अर्थात पेट्रोल अभी का जो है वो पेट्रोल का हानिकारक अवयव जो है उसमें सीसा जो है सबसे हानिकारक है। पेट्रोल में क्या हानिकारक है? तो सीसा, क्योंकि पेट्रोल में सीसा की मात्रा होती है। ठीक है, एल्कोहल के बारे में थोड़ा समझिए। एल्कोहल के बारे में कि एल्कोहल में जब आप पेट्रोल मिला दीजिएगा, ठीक है, पेट्रोल मिला दीजिएगा तो ये बन जाएगा गैसोहोल। ये गैसोहोल बन जाएगा। अब सोचिएगा कि गैसोहोल क्या होता है? तो गैसोहोल बेहतर ईंधन होता है, बेहतर ईंधन। ठीक है, बेहतर ईंधन कैसे होगा? क्योंकि ये सबसे कम प्रदूषण फैलाता है, कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन हो जाएगा गैसोहोल। और ये गैसोहोल बनेगा कैसे? जब एल्कोहल में आप पेट्रोल मिला दीजिएगा तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा और गैसोहोल का निर्माण कर देगा। और गैसोहोल जो है वो बेहतर ईंधन है और इससे कम प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर तो बी हो जाएगा। और हम लोग ए ऑप्शन के बारे में, पेट्रोल के बारे में भी थोड़ा सा समझ लिए और एल्कोहल के बारे में भी समझ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं? तो चुंबक के बारे में है, तो चुंबक के बारे में हम लोग देखेंगे। चुंबक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के।
चुंबक दो प्रकार के, एक होता है अस्थाई चुंबक, अस्थाई, और एक होता है अस्थाई चुंबक, अस्थाई। ठीक है, अस्थाई को हम लोग, अस्थाई को एक और नाम है विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक। और अस्थाई चुंबक को हम लोग अस्थाई चुंबक के ही नाम से जानते हैं। तो अस्थाई चुंबक जो है वो किस चीज़ का मिलकर बना होता है? तो ये इस्पात का मिला होता है, इस्पात से भी बना होता है। इस्पात जिसको आप इंग्लिश में स्टील कहते हैं। स्टील में लोहा की मात्रा होता है, स्टील में किसकी मात्रा होती है? लोहा की मात्रा होती है। और अस्थाई चुंबक ये स्टील का बना होता है, और लोहा Fe का बना होता है, निकेल का बना होता है Na, और कोबाल्ट का बना होता है CO, मतलब कोबाल्ट या चुंबकीय पदार्थ का बना होता है, चुंबकीय पदार्थ का बना होता है, ठीक है। अस्थाई चुंबक जो है वो किसका बना होता है? इस्पात का, लोहा का, निकेल का और कोबाल्ट का या चुंबकीय पदार्थ का बना होता है, ठीक है। और अस्थाई चुंबक जो है, अस्थाई चुंबक जिसको हम लोग विद्युत चुंबक भी बोलते हैं, ये बना होता है नर्म लोहे का, नर्म या कभी कभी मृदु लोहा भी बोल देता है, मृदु लोहा का बना होता है, ठीक है। नर्म या मृदु लोहा का बना होता है कौन? तो अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक जो है, अस्थाई चुंबक वो नर्म या मृदु लोहा का बना होता है। और अस्थाई चुंबक जो है वो बना होता है इस्पात का या लोहा का या निकेल या कोबाल्ट का बना होता है या चुंबकीय पदार्थ का बना होता है, ठीक है। तो चुंबक कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक अस्थाई और एक अस्थाई। प्रश्न की ओर आइए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं? विद्युत चुंबक को हम लोग अस्थाई चुंबक भी बोलेंगे। आपको हम यहाँ पे बताएं कि विद्युत चुंबक या अस्थाई दोनों एक ही नाम है, यानी कि अस्थाई को ही विद्युत चुंबक कहते हैं। अर्थात विद्युत चुंबक ना पूछ करके पूछ रहा है कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो अस्थाई चुंबक किस चीज़ का बना होता है? तो ये नर्म लोहे का बना होता है, नर्म लोहे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नर्म लोहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और इस्पात का बना होता है कौन? अस्थाई चुंबक, अस्थाई। और नर्म लोहे या मृदु लोहे का बना होता है अस्थाई चुंबक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल का, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर टमाटर हो जाएगा। संतरा में क्या पाया जाता है? संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। संतरा में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, ठीक है। आलू में सिरका में क्या पाया जाएगा? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल। सिरका को हम लोग विनेगर भी बोलते हैं। संतरा में क्या पाया जाएगा? साइट्रिक अम्ल। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, और आलू में स्टार्च पाया जाता है। आलू में स्टार्च होता है, स्टार्च होता है। और जब स्टार्च जो है, ये स्टार्च जो है, जब आप इसको आयोडीन से अभिक्रिया करवा दीजिएगा, तो ये कौन सा रंग प्रदान करता है? तो ये नीला या काला रंग देता है, नीला या काला रंग, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझिए कि जब आलू में स्टार्च होता है, और जब स्टार्च आयोडीन से अभिक्रिया करता है, I2 से, अर्थात आयोडीन से अभिक्रिया करेगा, तो कौन सा रंग देगा? तो नीला या काला रंग देगा। जैसे आप समझिए, जब आप किसी चाकू से किसी नमकीन चीज़ को काटिएगा, अर्थात उसमें आयोडीन होगा, और उसी चाकू से आलू को जब आप काटिएगा, तो देखिएगा थोड़े देर के बाद आलू जो है वो नीला या काला होने लगता है, ठीक है। तो यही है कि जब स्टार्च आयोडीन से अभिक्रिया करता है तो नीला या काला रंग देता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान थोड़ा सा समझिए, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। गुरुत्वीय त्वरण
गुरुत्वीय त्वरण के बारे में समझेंगे। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में आप समझेंगे। एक सेकेंड। गुरुत्वीय त्वरण जो है वो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण को छोटा जी से डिनोट करते हैं। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है, अर्थात न्यूनतम होता है। न्यूनतम, ठीक है। विषुवत रेखा को ही हम लोग भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं। और ध्रुव पर छोटा जी का मान अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है, ठीक है। छोटा जी का मान ध्रुव पर महत्तम और विषुवत रेखा पे न्यूनतम अर्थात सबसे कम, ठीक है। इसको एक फिगर के रूप में आप समझेंगे। ये पृथ्वी हो गया और इसमें हम ले लेते हैं ध्रुव और विषुवत रेखा। ध्रुव यहाँ पे होता है, ये ध्रुव हो गया, ध्रुव, और ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, और यहाँ पे हो गया केंद्र पर जी का मान 0 होता है और ध्रुव पर जी का मान महत्तम, ठीक है। और विषुवत रेखा पर छोटा जी का मान न्यूनतम, ठीक है। छोटा जी का मान क्या होता है? न्यूनतम। तो जब आप सोचिए, जब प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि जब विषुवत रेखा से, मतलब विषुवत रेखा से आप ध्रुव की ओर जाइएगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाइएगा तो छोटा जी के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो छोटा जी के मान में बढ़ेगा, ठीक है। विषुवत रेखा से आप ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो छोटा जी का मान अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आ रहे हैं तो इस स्थिति में छोटा जी का मान घटेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि जब विषुवत रेखा से आप ध्रुव की ओर जाएंगे तो छोटा जी का मान बढ़ेगा अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, और अगर आप ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो छोटा जी का मान घट जाएगा, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है और ध्रुव पर सबसे महत्तम जी का मान होता है। अब प्रश्न पे आइए। प्रश्न बोल रहा है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ऑप्शन पढ़िए। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। भूमध्य रेखा को ही हम बताए कि भूमध्य रेखा को ही हम लोग विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है। तो विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है छोटा जी का मान, तो ये तो सही है, ये तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया। तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है अर्थात विषुवत रेखा पर मान सबसे कम होता है छोटा जी का, और ध्रुव पे सबसे ज़्यादा होता है। और बी ऑप्शन है कि ध्रुव पर सबसे कम होता है, तो ऐसे ही गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। और ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर बढ़ता है, यहाँ पे बोल रहा है ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर बढ़ेगा। तो क्या ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर बढ़ेगा? नहीं, वो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाइएगा तो ये घटेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जब आप जाइएगा तो वो बढ़ता है, ना कि एक समान रहता है। यहाँ पे एक समान दिया है इसलिए भी गलत, तो ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में आप समझिए। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में समझिए। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और ये विसरण में मदद करता है, डिफ्यूजन में मदद करता है। कौन? तो प्लाज्मा झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड
और प्रोटीन की ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन आया। प्रोटीन प्रोटीन किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन किस चीज़ का बना होता है? तो प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल का बना होता है। प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से, अमीनो एसिड से प्रोटीन बना होता है। ठीक है, अमीनो अम्ल से प्रोटीन बना होता है। और विटामिन 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 जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। और विटामिन जो है वो पचता नहीं है, विटामिन कभी नहीं पचता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फास्फोलिपिड की और प्रोटीन की। और ये फास्फोलिपिड प्लाज्मा झिल्ली जो है वो विसरण में मदद करता है। ठीक है, और विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता है और प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल से बना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है? एकल परमाणविक है तो एकल परमाणविक जिसमें एक परमाणु हो। और आपको बताए थे पिछले ही वीडियो में कि जो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस को ही हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं, या इसको आप इनर्ट गैस बोल सकते हैं, इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस में कौन कौन आता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, छः रहता है। अक्रिय गैस की संख्या कितनी है? 6। और ये एकल परमाणविक होता है, एकल परमाणविक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम भी आता है अक्रिय गैस में, नियॉन भी आता है, आर्गन भी आता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम तत्व सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा? मैग्नीशियम है किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? सल्फर के साथ। तो करवाइए। सबसे पहले Mg, मैग्नीशियम जब सल्फर से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम MgS बनाएगा। जब MgS से अभिक्रिया करेगा तो MgS का निर्माण होगा। ठीक है, और ये जो MgS है, MgS जब टूटेगा ना, जब MgS टूटता है तो ये Mg प्लस प्लस और S माइनस माइनस में टूटता है। किस में टूटता है? Mg प्लस प्लस और S माइनस माइनस में। और जहाँ पे प्लस प्लस या माइनस माइनस अर्थात आयन आ जाए तो ये कौन सा बंधन बनाएगा? ये आयनिक बंधन बनाएगा। कौन सा बंधन बनाएगा? आयनिक बंधन। ठीक है, तो MgS कौन सा बंधन बनाता है? आयनिक बंधन। और जो आयनिक बंधन है, ये आयनिक बंधन जो है, आयनिक बंधन कहने का मतलब, आप अगर आयनिक बंधन कहीं पे आए तो आप नमक समझें। आयनिक बंधन नमक समझें कि नमक जो है वो आयनिक बंधन बनाता है। नमक का सूत्र होता है NaCl, और जब NaCl टूटता है तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। अर्थात यहाँ पे भी प्लस माइनस आ रहा है, अर्थात NaCl भी आयनिक बंधन बनाता है। तो आयनिक बंधन का जो है वो क्वथनांक और गलनांक काफ़ी उच्च होता है। क्वथनांक एंड गलनांक उच्च होता है। ठीक है, आयनिक बंधन का क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। अब आप क्वेश्चन की ओर जाइए कि मैग्नीशियम तत्व और सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंधन बनाएगा? तो जब मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया किया तो कौन सा बंधन बनाया? तो यह आयनिक बंधन बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आयनिक बंधन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सहसंयोजक बंधन आया। सहसंयोजक बंधन कौन बनाता है? तो कार्बन बनाता है। सहसंयोजक बंधन कार्बन बनाता है। ठीक है, और सहसंयोजन बंधन का क्वथनांक एंड गलनांक निम्न होता है। ठीक है, निम्न होता है।
सहसंयोजक बंधन कौन बनाता है? कार्बन। और कार्बन के बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी श्रृंखला, सबसे बड़ी श्रृंखला, सबसे बड़ी श्रृंखला कौन बनाता है? तो कार्बन बनाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आयनिक बंधन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वजन 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का वजन क्या होगा? पहले था 10, हो गया 8, तो कितना विस्थापित करेगा? तो 2 विस्थापित करेगा, 2 न्यूटन को विस्थापित करेगा। और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जब विस्थापित करता है तो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, जहाँ पे भी द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है, पानी का बात आए, जल का बात आए, तो वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। 10 था, 8 हो गया, तो कितना विस्थापित किया? तो 2 किया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटेनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो ये डीपीटी होगा। डीपीटी का फुल फॉर्म ही होता है डीपीटी। डी से हो गया डिप्थीरिया, पी से हो गया पल्टूसिस को ही हम लोग काली खांसी के नाम से जानते हैं, काली खांसी। ठीक है, काली खांसी। और टी से हो गया टिटेनस। तो डीपीटी टीका लगाया जाता है किसके लिए? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस के लिए। तो डीपीटी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बीसीजी टीका, बीसीजी टीका जो है वो क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। क्षय रोग के लिए, अर्थात टीबी रोग की जांच के लिए, अर्थात टीबी रोग को बचाव के लिए बीसीजी टीका लगाया जाता है। बीसीजी टीका कहाँ लगाया जाता है? तो क्षय रोग में। टैब टीका एक है, TAB, टैब टीका जो है ये टाइफाइड के लिए लगाया जाता है। टाइफाइड के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो BCG हो गया, टैब हो गया। HIV के बारे में थोड़ा सा आप समझेंगे। HIV एक वायरस है। एड्स में जो वायरस होता है, एड्स में होने वाला वायरस कौन है? तो HIV। एड्स में HIV वायरस ही हो जाता है। ठीक है, और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, ये HIV का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? DPT। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उन अंगों का नाम बताएं जो मानव में उत्सर्जन तंत्र को बनाते हैं। उस अंग का नाम बताना है जो मानव में उत्सर्जन अंग कौन कौन है? तो वृक्क भी है, वृक्क को हम लोग किडनी भी बोलते हैं। किडनी, 2 मूत्रवाहिनी, ये भी उत्सर्जन अंग है। मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये भी उत्सर्जन अंग है। 2 वृक्क भी है, अर्थात ये तीनों है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, किडनी से संबंधित एक प्रश्न आता है। किडनी को हिंदी में कहते हैं वृक्क। ठीक है, तो वृक्क का इकाई किसे कहते हैं? पूछता है ये प्रश्न कि वृक्क का इकाई किसे कहा जाता है? तो नेफ्रॉन को हम लोग वृक्क का इकाई कहते हैं। और नेफ्रॉन हमारे शरीर में करीब 10 लाख के लगभग होता है। करीब 10 लाख मान के चलिए, 10 लाख करीब 10 लाख। ठीक है, करीब 10 लाख होता है नेफ्रॉन हमारे शरीर में। और किडनी
अर्थात ब्रिक का इकाई बोला जाता है किसको? तो नेफ्रॉन के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी प्रकार एक और प्रश्न पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र का इकाई कौन होता है? तंत्रिका तंत्र का इकाई बोला जाता है न्यूरॉन को। न्यूरॉन को क्या बोला जाता है? तंत्रिका तंत्र का इकाई। ठीक है, तो ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न तो हो गया, इसका आंसर उपयुक्त में से सभी होगा क्योंकि ये सभी उत्सर्जन तंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के, तो दोबारा प्रश्न आ गया, इसका आंसर हो जाएगा 2 न्यूटन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का कौन सा रंग होता है? उदासीन कहने का मतलब न्यूट्रल। उदासीन कहने का मतलब क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो कौन सा तार किसके लिए प्रयोग किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। काला रंग का जो तार होता है वो न्यूट्रल के लिए उपयोग किया जाता है। न्यूट्रल अर्थात उदासीन। न्यूट्रल के लिए कौन सा तार प्रयोग किया जाता है? काला रंग का तार। ठीक है। हरा रंग का जो तार होता है, हरा रंग का तार अर्थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है हरा रंग का तार। और फेज के लिए कौन सा तार का प्रयोग करेंगे? तो फेज के लिए रेड को हम लोग प्रयोग में लाते हैं। रेड और हो गया रेड, येलो और ब्लू, ये तीनों रंग का जो तार होता है, रेड, येलो और ब्लू, वो फेज के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं, फेज के लिए। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। बोला कि उदासीन तार, तो उदासीन तार के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे? तो काला। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? काला। ठीक है, हरा रंग अर्थिंग के लिए और फेज के लिए रेड, येलो और ब्लू, ये तीनों रंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेटिना प्रकाश को किसमें परिवर्तित करता है? तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। फिगर है ऐसे, फिगर हो गया इसमें। ठीक है, यहाँ पे होता है कॉर्निया। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है कॉर्निया, कॉर्निया। और यहाँ पे होता है रेटिना। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि पहले कॉर्निया आएगा या पहले रेटिना होता है, ठीक है, तो आप इस प्रकार याद रखें। ABCD में सबसे पहले C आता है, उसके बाद R आता है। तो सबसे C अर्थात कॉर्निया और R के मतलब रेटिना। जब रेटिना यहाँ पे हुआ तो रेटिना का जो प्रतिबिंब होता है, रेटिना का प्रतिबिंब कैसा बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, छोटा। ठीक है, और जब प्रतिबिंब बनता है अर्थात जब आंख पे आता है तो ये प्रकाश को विद्युत सिग्नल में बदल देता है। विद्युत सिग्नल में बदल देता है। ठीक है, तो जब प्रकाश आता है तो विद्युत सिग्नल में बदल देता है। अब चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि सबसे पहले कॉर्निया होता है, फिर रेटिना होता है, और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा छोटा बनता है। और यहाँ पे जब प्रकाश आता है तो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में बदल देता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रेटिना प्रकाश को किस में परिवर्तित करता है? रेटिना अर्थात ये रेटिना जो है प्रकाश को किस में परिवर्तित करता है? तो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में तो नहीं होगा, विद्युत सिग्नल होगा और वास्तविक प्रतिबिंब में, ये दोनों आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम आंसर मारेंगे तो सबसे पहले प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा और छोटा, उसके बाद प्रकाश को विद्युत सिग्नल में बदलता है। तो ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा और ये जो है वो सेकेंड आंसर हो जाएगा। अगर
वास्तविक प्रतिबिंब, ये वाला जो ऑप्शन है ये नहीं रहता तो हम ऑप्शन बी मारते, लेकिन यहाँ पे सी है तो फर्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन ये सेकेंड आंसर होगा। अगर ये नहीं रहे तब बी मारना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? तो पहाड़ी में यहाँ पे वेदिका कृषि, सामान्य कृषि, बृहद कृषि और लघु कृषि दिया हुआ है, तो वेदिका कृषि हो जाएगा। वेदिका कृषि आंसर हो जाएगा, वेदिका कृषि। इसको याद करना होगा आपको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्लांटी जगत में कौन सा शामिल होता है? तो प्लांट जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, ये सभी शामिल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर ये सभी हो जाएगा, अर्थात डी हो जाएगा। प्लांटी जगत में शैवाल भी होता है, ब्रायोफाइटा भी आता है, टेरिडोफाइटा भी आता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुण प्रभावी है? इनमें से कौन सा गुण प्रभावी है? बीज का झुर्रीदार आकार, पुष्प का शिखर स्थिति, बीज का हरा रंग और पुष्प की अक्षीय स्थिति। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, पुष्प की अक्षीय स्थिति। ये किसके अनुसार? तो ये मेंडल के अनुसार, मेंडल के अनुसार ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुष्प की अक्षीय स्थिति। मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया। और डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लेंगे कि डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया और मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया। तो इस प्रकार क्वेश्चन अब समाप्त हो चुका है। तो चलिए फिर से हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला है कि निम्नलिखित में से कौन ऊतक भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है? तो तंत्रिका ऊतक, ठीक है, जो सबसे कम कोशिका विभाजन जिसमें होता है। कौन अनवीकरणीय है? तो कोयला, जो खत्म हो सकता है, ठीक है। तीसरा है, इसमें बी ऑप्शन आंसर होगा। निम्नलिखित में किस द्रव की? तो ये एसीटोन, अर्थात नाखून पॉलिश रिमूवर में एसीटोन का प्रयोग होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। यह है ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में पाया जाता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। प्लाज्मा झिल्ली किसके बनी होती है? तो फास्फोलिपिड और प्रोटीन की, और प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड की। निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणुक है? तो अक्रिय गैस एकल परमाणुक होता है, जिसमें एक परमाणु होता है वो एकल परमाणु कहलाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम तत्व सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है तो आयनिक बंधन बनाता है। 10 न्यूटन है, 8 न्यूटन पूर्ण डुबाया जाता है तो वजन हो जाता है, तो ये 2 न्यूटन विस्थापित करते हैं किसके अनुसार? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। डीपीटी का उपयोग करते हैं डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस के बचाव के लिए, ठीक है। और उत्सर्जन अंग सभी है, ये द्वारा क्वेश्चन आ गया था। और यह है घरेलू परिपथ में उदासीन तार न्यूट्रल को काला रंग से हम लोग उपयोग में लाते हैं। रेटिना प्रकाश को किस में परिवर्तित करते हैं? इसका 2 आंसर होगा। फर्स्ट आंसर वास्तविक प्रतिबिंब में, सेकंड आंसर विद्युत सिग्नल में, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन रोकने के लिए वेदिका कृषि का उपयोग करते हैं। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सभी आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन और है, इनमें से कौन सा गुण प्रभावी है? तो पुष्प की अक्षीय स्थिति, जो मेंडल के अनुसार है। मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था और डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। और प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।